बिहार में अभी जो हुआ हाल के दिनों में, एक ऐतिहासिक घटना थी कि जाति सर्वेक्षण हुआ। हालांकि बीजेपी के लोग या सवर्णवादी लोग वो गए सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई। जाति सर्वेक्षण हुआ और फाइनली तमाम अवरोधों के बाद जाति सर्वेक्षण जमीन पे आया, विधानसभा में पेश की गई। और उस जाति सर्वेक्षण में आया कि 94,60,000 परिवार जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे है। उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, नीतीश सरकार ने इसके लिए योजना बनाई। आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, लेकिन 2 दिनों से जो मीडिया में विमर्श है, वो विमर्श है नीतीश कुमार ने क्या बोला महिलाओं को लेकर के, नीतीश कुमार ने क्या बोला मांझी को लेकर के। तो कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो किया वो अच्छा नहीं किया, नीतीश कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो किया है दलित पिछड़ों समाज के लिए वो ऐतिहासिक काम है। खास करके जो जीतन राम मांझी है, उन्होंने जिस तरह से सदन में बोला, पूरी की पूरी जो है जो सर्वेक्षण है, पूरा का पूरा जो सर्वेक्षण है उसको गलत साबित किया और कहा कि ये टेबल पे बनाया गया, कहा कि ये जो है घर घर गए नहीं लोग। मतलब कुल मिलाकर के वो बीजेपी की भाषा बोल रहे थे। चिराग पासवान लगातार बीजेपी की भाषा बोलते रहे, बीजेपी के लिए लगातार काम कर रहे हैं वो। तो कुल मिलाकर के ऐसा दिख रहा है कि ये जो दलित पिछड़ों की राजनीति है, बीजेपी ने उसको बड़े तरीके से कॉर्नर करने की कोशिश की। लेकिन सवाल उठता है कि क्या दलित राजनीति, कुछ दलित नेताओं की पॉकेट राजनीति है, या दलित राजनीति जो है वो अब आगे चल पड़ी है और ये एक बीजेपी के लिए चुनौती बन जाएगी। हमारे साथ है प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी सर। सर प्रणाम। सर, जो दलित राजनीति में हो रहा है कि पूरी की पूरी दलित राजनीति दिखाई पड़ती है, जो नेता है खास करके दलितों के नेता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारे दलित जो है बीजेपी के साथ है, लेकिन दलितों के जो प्रमुख नेता हैं बिहार में जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, पशुपतिनाथ पारस हैं, उसके बाद जो है महाराष्ट्र में अठावले हैं, वो सब बीजेपी के साथ खड़े हैं। और दूसरी तरफ एक जो है समाजवादी धड़ा है, जो सामाजिक न्याय को, जो लोहियावादी हैं वो सामाजिक न्याय को लेकर के चल रहे हैं। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से सर्वेक्षण जाहिर किया है और उसमें पिछड़ों की, दलितों की, सबकी पहचान की है, गरीबों की पहचान की है, जाति और धर्म से बाहर निकल करके उन्होंने 33% गरीबों की पहचान की है और उनको अपलिफ्ट करने की योजना बनाई। ऐसे में जो दलित नेता है उनकी बात सुनेंगे दलित समाज के लोग, या जो समाजवादी लोहियावाद जो राजनीति कर रहे हैं उसके साथ जाएंगे? या एक सवाल ये भी है कि दलित नेता बावजूद इसके बीजेपी के साथ क्यों खड़े हैं? धनंजय, इसमें पहले ही तो दिक्कत यह है कि जिन नेताओं के आपने नाम लिए हैं, मैं बहुत ही मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता और मैं किसी के खिलाफ भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी किसी से दोस्ती भी नहीं, दुश्मनी भी नहीं। इन सारे नेताओं का जिनका आपने नाम लिया है, उनके वक्तव्यों को सुनने के बाद, या जीतन राम मांझी जिनका के वक्तव्य का जिक्र आपने किया, एक चीज मेरे दिमाग में कौंधी कि दलित नेताओं के पास में मुद्दा नहीं है, और दलित नेताओं के पास में दलित के ही मुद्दे न हो, ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है, किसकी राज्य में सरकार है, किसकी केंद्र में सरकार है, इसे इनमैटेरियल। चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, चाहे वो अठावले हो, इनसे ये तो पूछा जाना चाहिए कि दलितों के मुद्दे क्या हैं और क्या वे आज रिलेवेंट हैं कि नहीं है, और दलितों की अवस्था क्या है। आश्चर्य की बात बता रहा हूं कि जो जितना थोड़ा बहुत मैं अखबार पढ़ता हूं, मीडिया पढ़ता हूं, पिछले करीब 15-20 साल से कॉन्स्टेंटली मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जो दलित लीडरशिप है, वो लीडरशिप एक तरह से दलितों के प्रश्न पर बात ही नहीं करती, और दलित राजनीति वो कर रहे हैं। दलितों के वो हिमायती हैं, हितैषी हैं, ये वो दावा कर रहे हैं, लेकिन एक भी नेता ने कोई भी दलित का मुद्दा उठा के उसे फोर फ्रंट पर खड़ा नहीं किया। एक सामान्य सी बात है, वो छोड़ दीजिए जाति सर्वेक्षण को,
जीतन राम मांझी को या चिराग पासवान को ये तो पलट के पूछना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पिछले 10 साल में केंद्र सरकार की नौकरियों में एससी एसटी रिजर्वेशन घटा या बढ़ा, या जो रिजर्वेशन था वो इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है, नरेंद्र मोदी ने बहुत ही कौशल के साथ में एससी एसटी रिजर्वेशन को अधमरा कर दिया है। तो कम से कम इस बात पर तो गुस्सा होना चाहिए उनको कि एससी एसटी का जो रिजर्वेशन प्रचलन में है, नरेंद्र मोदी ने उसको ही अपाहिज बना दिया है और वह इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में एससी एसटी की सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों का परसेंटेज घटा है। जो इनकी एनुअल ग्रोथ थी वो क्रमशः घटी है और ये चिंता की चीज है। लेकिन मजाल है कि इनमें से किसी नेता ने ये सवाल उठाया हो। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव अगर पॉलिटिक्स करेंगे, जो जिस तरह की पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, हिंदुत्ववादी राजनीति का अगर आप समर्थन करेंगे तो जाहिर है कि एससी एसटी का कोई भी प्रश्न उनके सामने नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके लिए हिंदुत्व का प्रश्न सर्वोपरि प्रश्न है। तो दलितों अगर नरेंद्र मोदी के साथ जाते हैं तो वह पहला वो शपथ पत्र ये भरते हैं कि वे दलितों का कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे। उनके लिए गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन वे दलितों का कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे और दलितों के लिए कभी कोई भी अत्याचार हो तो वे आवाज नहीं उठाएंगे। इस बीच में अनेक अत्याचारी घटनाएं हुई जो रिपोर्ट हुई है, विभिन्न राज्यों में हुई। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं अभी फिलहाल, लेकिन मेरी चिंता यह है कि ये जो दलित राजनीति जो एक तरह से दिशाहीन हो गई है और उसके पास में कोई दलित प्रश्न नहीं है, दलित की समस्या नहीं है, ये अपने आप में चिंता की चीज है और ये एक तरह से दलित राजनीति का डिक्लाइन है। और ये दलित राजनीति का डिक्लाइन इसलिए भी है कि ओवरऑल जो लिबरल पॉलिटिक्स है, जो जिसे हम लोग कहते हैं कांग्रेस की राजनीति है, उसका जिस तरह से डिक्लाइन हुआ उसका असर दलित राजनीति पर भी पड़ा। दलित राजनीति का उभार इसलिए दिखाई देता था और इसलिए उभार सामने आया क्योंकि कांग्रेस सत्ता में थी। दलित राजनीति को यह चीज समझनी होगी और दलित नेताओं को यह चीज समझनी होगी, अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होगी तो दलित अपने मुद्दे उठा के लड़ सकते हैं, लेकिन केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार होगी तो दलित कभी भी मुद्दे नहीं उठा सकते। वो रहे आराम से, नरेंद्र मोदी के साथ में कोई दिक्कत नहीं है, वो आरएसएस के साथ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फिर दलितों के प्रश्न नहीं उठाएंगे। इसके जरिए में एक चीज जो उनके पीछे जो जनता है, मैं उसे ये चीज संप्रेषित करना चाहता हूं कि दलित नेता गलत रास्ते पर है, क्योंकि वो कोई प्रश्न जनता के और खासतौर पर दलित जनता के वे उठाने के लिए तैयार नहीं है। पहले ये कभी नहीं हुआ, काशीराम ने कभी नहीं किया ये। इवन कांग्रेस के दौर की मायावती को आप देखें तो मायावती भी दलितों के प्रश्न उठाती रही है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए उन्होंने दलितों के प्रश्न उठाने बंद कर दिए। वो चुनाव तो लड़ रही है लेकिन दलितों के प्रश्न नहीं उठा रही। वो खाली एक प्रेस रिलीज जारी करती हैं, लेकिन उनके पास में कोई कॉन्क्रीट एजेंडा नहीं है दलितों के लिए। ये जो दलित नेतृत्व की जो दिशाहीनता है और मुद्दाहीनता स्थिति है, ये स्थिति अपने आप में चिंता की चीज है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उसने जिस तरह से कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स या हिंदुत्ववादी राजनीति के साथ में अपना गठजोड़ बनाने की कोशिश की है या गठजोड़ बनाया है, वो गठजोड़ उनके लिए हानिकारक है। उस गठजोड़ से उनको निकलने की जरूरत है, क्योंकि लिबरल प्रवेश, लिबरल राजनीति, लिबरल केंद्रीय शासन दलितों के एजेंडे के विकास की और दलितों के सामाजिक विकास की गारंटी सुनिश्चित करता है। मैं एक खाली उदाहरण दे रहा हूं सामान्य सा। कांग्रेस ने 40 साल शासन किया, 42 साल एक छत्र शासन किया और उसके बाद में मिलीजुली सरकारें भी चली, यूपीए की सरकार चली 10 साल। तो तकरीबन 52-55 साल उनका शासन रहा है और वो सॉलिड शासन रहा है। इस 52-55 साल के शासन में पहली चीज जो दर्ज करने की है, जिसका श्रेय निश्चित तौर पर कांग्रेस और उसकी नीतियों को जाता है। मैं कांग्रेस का प्रशंसक नहीं हूं, मैं कांग्रेस का क्रिटिक हूं, लेकिन जो हुआ है आंखों के सामने वो तो मानना पड़ेगा। वो यह कि जब से रिजर्वेशन लागू हुआ
तब से एक बड़ी संख्या में दलितों में मध्य वर्ग पैदा हुआ। जब देश आजाद हुआ था तो अंबेडकर के साथ में 2 दर्जन दलित नेता नहीं थे जो मिडिल क्लास से आते हो। आज स्थिति यह है कि हर शहर में, हर गांव में, हर राज्य में दलित नेता हैं जो मध्य वर्ग से आते हैं। ये साधारण उपलब्धि नहीं है कि 40 साल में करोड़ों दलितों को, जो कि भूमिहीन लोग थे, जो कि वंचित थे एकदम, उनको मिडिल क्लास में लाके खड़ा कर दिया गया। और ये साधारण बात नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अगर ऐसा किया हो तो वो नरेंद्र मोदी के साथ जा सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो ये काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने उल्टा दूसरा काम किया। दो रूप है जिसके जरिए दलित नेता समझ सकते हैं या बाकी लोग भी समझ सकते हैं। पहला तो यह है कि जिस तरह से एजुकेशन में खर्चे बढ़े हैं तो दलित बच्चे तो पढ़ ही नहीं सकते। जिस तरह की फीस है उसमें दलित बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। और जो स्कॉलरशिप जो कायदे से दलितों को मिलनी चाहिए, वो स्कॉलरशिप ठीक से मिल नहीं रही है। थर्ड चीज जिसने के संकट पैदा किया है वो दलितों के लिए भी, जैसे गैर दलितों के लिए स्थिति है, दलितों के लिए भी अब नौकरियां नहीं है। तो सरकार अगर नौकरियां नहीं देगी, नौकरी की गारंटी नहीं देगी, तो दलित बढ़ के जाएगा कहां? वो सिर्फ मनरेगा के अलावा, घरेलू कामकाज के अलावा, वो सड़क खोदने के काम के अलावा जिसकी मोदी कह रहे, कांग्रेस ने आईएएस के पदों पर बिठाया है दलितों को, ये जान ले हम लोग। और कांग्रेस के शासन के दौरान बड़े पैमाने पर मिडिल क्लास ही नहीं, अपर क्लास और पूंजीपति वर्ग दलितों में पैदा हुआ। हिंदुस्तान के 4-5 बड़े दलित आइकॉन है जो बड़े कैपिटलिस्ट है, जिसे हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहते हैं। उस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो कलपुर्जे होते हैं, उन कलपुर्जों को बेचने वाली कंपनियों में 5 बड़ी कंपनियां जो दलितों की हैं, वो किस दौर में पैदा हुई? कांग्रेस के दौर में पैदा हुई है। तो कांग्रेस ने जो लैंडलेस लेबर थे दलित, उनको अपलिफ्ट करके, एक बड़े हिस्से को अपलिफ्ट करके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दलितों की दशा एकदम सुधर गई, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जिसमें हजारों की, करोड़ों, लाखों की संख्या है, वो अपलिफ्ट करके ऊपर आए। तकरीबन जो ऑफिशियल डाटा बता रहा हूं मैं आपको, तकरीबन 1000 लोग ऐसे हैं जिनके पास में करोड़ों की संपत्ति है दलितों में। कहां से पैदा हुए ये पैदा हुए लिबरल कांग्रेस की राजनीति से। लिबरल कांग्रेस की राजनीति को अगर आप नहीं मानेंगे और उसका विरोध करेंगे, और जो लिबरलिज्म का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, और कांग्रेस को कह रहे हैं कि, जैसा कि उन्होंने कहा, अगले 100 वर्ष तक कांग्रेस को बताने दो। नरेंद्र मोदी का जो अभी 2 दिन पहले ही दिया गया भाषण है, कांग्रेस अगर 100 वर्ष तक नहीं आएगी तो तय मान लीजिए दलित आने वाले समय में 1000 वर्ष पीछे जाएंगे। ये तय है, क्योंकि जो दलितों की पोस्ट खाली हो रही है लगातार, वे पोस्ट भरी नहीं जा रही मोदी के शासन में। तो दलित अपनी, कम से कम अपने हित तो पहचाने। दलित राजनीति का जो सबसे बड़ा, जो जिसे कहें कि ट्रेजिक पक्ष है, वो यही है कि दलित राजनीति अपने दलितों के हितों को पहचानती नहीं है, जो आज की दलित राजनीति है। एक अन्य चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि हमारे पास में अभी भी जो लिबरल पॉलिटिक्स है, नीतीश कुमार किसके प्रतिनिधि हैं? वो लिबरल पॉलिटिक्स के प्रतिनिधि हैं। जिनके आपने नाम लिया, सोशलिस्ट किसके प्रतिनिधि है? वो लिबरल पॉलिटिक्स के प्रतिनिधि हैं। कांग्रेस लिबरल पॉलिटिक्स की प्रतिनिधि है। तो ये सवाल तो किया ही जाना चाहिए कि लिबरल पॉलिटिक्स आपके लिए एक सामाजिक उत्थान का कार्यक्रम लेकर आ रही है। हम क्या, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जीतन मांझी, ये सारे लोग नीतीश कुमार का विरोध करें, लेकिन नीतीश कुमार से विकसित विकास मूलक प्रोग्राम दें, हम मान लेंगे। आप दे रहे 5 किलो राशन, और नीतीश कुमार राशन ही नहीं, अनेक चीजें देने का वायदा किया है उन्होंने। आप तो वायदा भी नहीं कर रहे। तो डेमोक्रेसी कैसी है? डेमोक्रेसी में संभावनाएं सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। डेमोक्रेसी में लोग संभावनाओं में जीते हैं, संभावनाओं पर ही वोट देते हैं।
तो नरेंद्र मोदी के तो कोई संभावना ही नहीं है। 5 किलो राशन के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है नरेंद्र मोदी के पास में। नरेंद्र मोदी खुलकर कह रहे हैं कि वे सरकारी जो पोस्ट है जिन पर पाबंदी, मैं पिछले कई प्रोग्राम में बात बोल चुका हूं, 10.5 लाख पोस्ट केंद्र सरकार ने उन पर पाबंदी लगाई हुई है भर्तियों पर, वो पाबंदी हटी नहीं है। दलितों को नौकरी कहां से मिलेगी? ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दें हम लोग। दलितों को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? दलित बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे तो उनके पास फीस देने के पैसे हैं? नहीं है। तो कम से कम इतना तो स्वीकार करना चाहिए कि नीतीश कुमार ने एक विकसित प्रोग्राम दिया है जिसके जरिए जो वंचित लोग हैं समाज के, आर्थिक तौर पर जो वंचित लोग हैं, वे आगे आ सकते हैं, उनको थोड़े बहुत 2 कदम आगे जा सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो जो व्यवस्था की है, जहां हो वहीं खड़े रहो, 5 किलो राशन लो, घर के बाहर मत निकलो। क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास में मनरेगा के लिए भी पैसे नहीं है। नरेंद्र मोदी ने घटा के पूरे 10 साल में मनरेगा के जो 150 दिन का काम था उसे घटा के 28 दिन के काम तक पहुंचा दिया। और अब पिछले 2 साल से स्थिति है कि साल में 28 दिन का काम भी गांव में अवेलेबल नहीं है, जो कि सबसे ज्यादा दलित परिवारों को मिलता था। तो जो व्यक्ति खुलेआम आपके जीवन और अस्तित्व के प्रश्नों पर समस्याएं खड़ी कर रहा है, उस राजनीति को, उस नेता को तो आप गले लगाए हुए। ये तो चिंता की बात है मेरे लिए कि आखिर जो आपका विरोधी है वो आपका इतना आकर्षक, आपको इतना पसंद क्यों आ रहा है? ये अपने आप में सोचने लायक बात है। और इसने एक नई समस्या पैदा की है कि डेमोक्रेसी में जो हम लोग अभी जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी जिस राजनीति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस राजनीति ने एक बड़ा काम किया है। मैं एक बहुत ही फेमस कोटेशन है अंबेडकर का, वन लाइनर है। ये जिन नेताओं के आपने नाम लिए, मैं चाहता हूं कि वो ये प्रोग्राम जरूर सुने, सोचें, खाली दलितों का एजेंडा वर्कआउट करें कि दलितों को किससे मांग करनी चाहिए, केंद्र से मांग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अंबेडकर का कहना था कि ये जो कह रहे थे ना आरएसएस के लोग, वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ेंगे, अछूत भाव के खिलाफ लड़ेंगे। अंबेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यों का त्रास ही हिंदुओं का अपराध है। ये जो अनटचेबल है, जो इस कष्ट में रहते हैं, ये किसकी वजह से रहते हैं? ये हिंदुओं के क्राइम की वजह से रहते हैं। हिंदुओं ने जो अपराध किए हैं उसकी वजह से रहते हैं। इस अपराध से निकलने की जरूरत है। उन पर भी तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने अपराध किए, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं कर रहे कि उन्होंने अपराध किए। अंबेडकर में ये साहस था। एक अन्य चीज सवाल किया जाना चाहिए, 10 साल में दलितों के उत्थान के लिए कोई एक प्रोग्राम बताएं नरेंद्र मोदी जो उन्होंने घोषित किया हो केंद्र में, कि दलितों का उत्थान के लिए एक प्रोग्राम बताएं। वो उन्होंने एक भी प्रोग्राम, उनकी किसी भी सरकार ने एक भी प्रोग्राम, कोई स्कीम जो दलितों के लिए खास तौर पर संबोधित हो, वो स्कीम घोषित नहीं की। चिंता की बात नहीं है। 10 साल हो गए आपको दलितों की समस्या नजर ही नहीं आई। जिन दलितों के आप वोट लेते रहे, जिनकी अधिकांश कॉन्स्टिट्यूंसी पर बीजेपी का कब्जा है, ये अपने आप में एक मजेदार पॉलिटिक्स है। ये कि दलितों की कॉन्स्टिट्यूंसी में, SC ST कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी का अच्छा खासा रुतबा है, और ये जो लोग हैं ये अपने ही मतलब हितों के शत्रु को नहीं पहचानते। तो हमें तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर संकट कहाँ है।